हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करता हूं आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12 बायोलॉजी एनसीईआरटी में चैप्टर 10 को पूरा का पूरा यहाँ पे आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। यानी कि इस वन शॉट वीडियो में हम चैप्टर 10 को पूरे के पूरे बायोटेक्नोलॉजी और उसके अनुप्रयोग, ये जो हमारा चैप्टर है, इसको सारा का सारा आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। यानी जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन है इस चैप्टर के, सारे के सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन को एक ही वीडियो में यहाँ पे हम खत्म करने वाले हैं। तो चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा आज का क्वेश्चन है वो है जैव तकनीकी के उद्देश्य, यानी बायोटेक्नोलॉजी के कौन कौन से ऑब्जेक्ट हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी, जैसा कि आप लोगों को पता है कि बायोटेक्नोलॉजी जो है जैविक विज्ञान और प्रौद्योगिकी जब आपस में मिले और एक नई शाखा का निर्माण किया जीव विज्ञान की, तो उसी को हम बोलते हैं जैव तकनीकी। ठीक है, तो जैव तकनीकी की अलग अलग क्षेत्रों में उपयोगिताएं हैं, इसकी उपयोगिता भी आप लोग अभी देखेंगे। इसके अलावा आपने जैव तकनीकी के कहां कहां पे जैव तकनीकी के माध्यम से जो भी विकसित, जैसे जेनेटिक इंजीनियरिंग थी, उसका आपने उपयोग देखा था प्रीवियस वीडियो में। यहां पे आप जैव तकनीकी का कहां कहां पे किस किस क्षेत्र में उपयोग है, कौन कौन सा मेनली ऑब्जेक्ट या उद्देश्य है जैव तकनीकी को तैयार करने का, तो ये सारी की सारी चीजें आज की इस वीडियो में आप लोग पढ़ेंगे। ट्रांसजेनिक जीव क्या होते हैं, ठीक है, ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया क्या होते हैं, वायोपोटेंट वायोपैरेसी क्या होती है, स्टेम सेल क्या होती है, सारे के सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन को आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। चलिए सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि जैव तकनीकी के कौन कौन से ऑब्जेक्ट या उद्देश्य हैं। तो जैव तकनीकी के बेसिकली यहाँ पे आपको 3 से 4 इंपोर्टेंट ऑब्जेक्ट समझना है। सबसे पहला जो इंपोर्टेंट ऑब्जेक्ट है वो ये है कि एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक आप लोगों को पता है, ठीक है, एंटीबायोटिक का मतलब होता है प्रतिजैविक। ठीक है, तो प्रतिजैविक एंजाइम आदि के उत्पादन, मतलब प्रतिजैविकों के और एंजाइम आदि के प्रोडक्शन या उत्पादन में जैव तकनीकी का प्रमुख योगदान है। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, एंटीबायोटिक और एंजाइम्स का संश्लेषण करना, उनका प्रोडक्शन करना, यानी उनका उत्पादन करना, यह सबसे पहला उद्देश्य है जैव तकनीकी का। तो जैव तकनीकी के माध्यम से हम सस्ते और अच्छे वैक्सीन डेवलप कर सकते हैं। इसके अलावा अच्छी मात्रा में हम एंटीबायोटिक को डेवलप कर सकते हैं, कई अलग अलग प्रकार के एंजाइम्स को हम डेवलप कर सकते हैं। तो ये है मेनली जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट है पूरे के पूरे जैव प्रौद्योगिकी का। तो पहला उद्देश्य यही है कि एंटीबायोटिक और एंजाइम आदि का प्रोडक्शन या उत्पादन करने में। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि मान लीजिए कोई भी अनुवांशिक बीमारी अगर हो गई है, तो उस अनुवांशिक बीमारी को ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं, जीन सर्जरी और जीन थेरेपी को विकसित करना। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कोई अनुवांशिक बीमारियां हो गई है तो उसके लिए जीन थेरेपी और जीन चिकित्सा जैसी पद्धतियों को विकसित किया गया है, जिसके माध्यम से हम अलग अलग प्रकार की बीमारियों से बच सकते हैं। ठीक है, स्पेशली जीन संबंधी जो भी बीमारियां हैं, जो भी अनुवांशिक बीमारियां हैं, उनसे बचा जा सकता है जीन थेरेपी और जीन चिकित्सा के माध्यम से। फिर तीसरा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट क्या है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है, जैसा कि आप लोग पिछले वीडियो में पढ़ भी चुके हैं, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग और पादप प्रजनन के माध्यम से पौधों एवं जंतुओं की उन्नत किस्म तैयार करना। ठीक है, ठीक है, तो विभिन्न प्रकार के प्लांट और एनिमल्स की अच्छी अच्छी किस्मों को तैयार करना, यह भी प्रमुख उद्देश्य है किसका, जैव प्रौद्योगिकी यानी कि बायोटेक्नोलॉजी का। तो बायोटेक्नोलॉजी के मुख्य उद्देश्य क्या क्या है, तो एंटीबायोटिक एंजाइम का संश्लेषण करना, प्रोडक्शन या उत्पादन करना। इसके अलावा जो भी अनुवांशिक बीमारियां हैं उसको ठीक करना, यह मुख्य उद्देश्य है जैव प्रौद्योगिकी का। इसके अलावा जेनेटिक इंजीनियरिंग को डेवलप करना, जिसके माध्यम से अलग अलग प्रकार के पौधे और जंतुओं की अच्छी अच्छी किस्म को हम डेवलप कर सकते हैं। तो ये है जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से, जैसे आपने देखा था उसी प्रकार से सेम यहाँ पे जैव प्रौद्योगिकी के उद्देश्य भी हैं जिनको आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, चलिए इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है जैव तकनीकी के विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग। किन किन क्षेत्रों में उपयोग है, तो देखिए सबसे पहले औषधि उद्योग में आप देखेंगे। ठीक है, औषधि उद्योगों में अगर हम बात करें तो इस तकनीक का उपयोग करके आज हम कई अलग अलग प्रकार के वैक्सीन, इसके अलावा हार्मोन्स, एंटीबायोटिक व विटामिन, प्रोटीन एवं इंटरफेरॉन आदि का उत्पादन किया जा सकता है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं जैव तकनीकी की, तो जैव तकनीकी का उपयोग करके हम अलग अलग प्रकार के विटामिन, एंजाइम्स, हार्मोन्स, प्रोटीन और इंटरफेरॉन आदि को डेवलप कर सकते हैं। और ये सारे के सारे औषधि उद्योगों के क्षेत्र में किए जाने वाले कार्य हैं। ठीक है, तो इनको आपको याद रखना है। तो पहला जैव तकनीकी का जो कार्य है प्रमुख, ये कहां पे होता है, तो ये प्रमुख कार्य होता है औषधि उद्योग में। ठीक है, तो औषधि उद्योग में जैव तकनीकी की अहम भूमिका होती है। कई अलग अलग प्रकार के विटामिन, हार्मोन्स, प्रोटीन व इंटरफेरॉन आदि को हम डेवलप कर सकते हैं जैव तकनीकी के माध्यम से। दूसरा इंपॉर्टेंट उपयोग कहां पे है, देखिए चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में। ठीक है, चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो जैसे जीन उपचार विधि जो है डेवलप की गई है,
इसके अलावा आप देखेंगे कि जीन थेरेपी विकसित की गई है। इनके माध्यम से हम चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में एक नई क्रांति ला पाए हैं, जिस कारण से चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में कई आनुवंशिक बीमारियों से बचा जा सकता है। ठीक है, तो चिकित्सा के क्षेत्र में कई अलग अलग तकनीकों को विकसित किया गया है, जिसके माध्यम से हम नए नए बीमारियों से और कई अलग अलग प्रकार की बीमारियों से बच सकते हैं। तीसरा इंपोर्टेंट उपयोग कहां पे देखिए, तो खाद्य उत्पादन के क्षेत्र में, खाद्य उद्योगों में अगर हम देखें तो जैव तकनीकी का उपयोग जैसे पनीर बनाने में, वाटर मिल्क बनाने में, इसके अलावा योगर्ट बनाने में, ये सभी के सभी क्या है, दूध से बनने वाले प्रोडक्ट होते हैं। इसके अलावा डबल रोटी तैयार करने में, ठीक है, इसके अलावा आदि कई ऐसे चीज हैं जिनके प्रोडक्शन या उत्पादन में, खाद्य उत्पादन के क्षेत्र में जैव तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। बिना जैव तकनीकी की हेल्प के हम ना तो पनीर बना सकते हैं, ना तो हम वाटर मिल्क बना सकते हैं, और ना तो हम योगर्ट बना सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, खाद्य उत्पादन के क्षेत्र में भी जैव तकनीकी की अहम भूमिका होती है। चलिए, इसके बाद हम बात करते हैं जैव तकनीकी के विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग में। चौथा जो उपयोग है वो है कृषि के क्षेत्र में। कृषि के क्षेत्र में भी देखिए क्या है कि हम जैव तकनीकी का प्रयोग करके कई सारी नए नए तकनीकों को अपना सकते हैं, नई नई तकनीकें डेवलप कर सकते हैं। तो देखिए, जैव तकनीकी का उपयोग करके हम क्या कर सकते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्षमता में वृद्धि कर सकते हैं। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्षमता में क्या कर सकते हैं, वृद्धि यानी कि ग्रोथ कर सकते हैं। इसके अलावा जो बीज कम मात्रा में अगर कोई प्लांट जो है बीज डेवलप कर रहा है तो बीजों के उत्पादक मान में वृद्धि भी कर सकते हैं। इसके अलावा रोग प्रतिरोधक क्षमता, ठीक है, रोग प्रतिरोधक क्षमता वाले जो भी किस्म हैं, इन किस्मों को हम विकसित कर सकते हैं, चाहे वो प्लांट की किस्म हो चाहे वो एनिमल्स की। ठीक है, तो अलग अलग प्रकार के प्लांट या फसलों को हम तैयार कर सकते हैं जो कि रोग प्रतिरोधक किस्म वाली होती हैं। इसके बाद आप देखेंगे ही ट्रांसजेनिक प्लांट क्या होते हैं, तो ट्रांसजेनिक प्लांट या फसलों में आप देखेंगे किस प्रकार से हम इनको तैयार करते हैं। तो कृषि के क्षेत्र में जैव तकनीकी का उपयोग करके हम कई अलग अलग प्रकार की चीजों को प्राप्त कर सकते हैं, जैसे हम प्रकाश संश्लेषण के मान में वृद्धि कर सकते हैं, बीजों के उत्पादक मान में वृद्धि कर सकते हैं, वह इसके अलावा रोग प्रतिरोधक क्षमता वाले विभिन्न प्रकार के पौधों का निर्माण या डेवलपमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, इसके बाद एक आखिरी जो उपयोग है जैव तकनीकी का, ये आपको याद रखना है। रासायनिक उद्योग जो भी होते हैं, रासायनिक उद्योगों में हम इनका उपयोग करके विभिन्न प्रकार के सुगंध बढ़ाने वाले पदार्थों को बना सकते हैं। इसके अलावा कार्बनिक अम्ल का भी हम प्रोडक्शन कर सकते हैं। ठीक, इसके अलावा एल्कोहल आदि का भी प्रोडक्शन या उत्पादन जो है जैव तकनीकी के माध्यम से ही हम कर सकते हैं। ठीक है, तो रासायनिक उद्योगों में किए जाने वाले जो भी निर्माण कार्य होते हैं उनको हम कर सकते हैं जैव तकनीकी के माध्यम से। तो जैव तकनीकी का उपयोग कई अलग अलग क्षेत्रों में किया जाता है। यहाँ पे कुछ इंपोर्टेंट फील्ड से, जैसे औषधि उद्योगों में था, चिकित्सा के क्षेत्र में था, कृषि के क्षेत्र में था, रासायनिक उद्योग में था। तो ये जो इंपोर्टेंट पॉइंट है ये हमने आपको यहाँ पे कवर करा दिए हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे सिलेक्टेड इंपोर्टेंट उपयोग हैं जैव तकनीकी के, जो कि आपको याद रखना है। अब यहां पे अगर हम बात करें, अगला क्वेश्चन हमारा है, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन पे पहले से ही भैया लिख लेंगे, यहाँ पे मोस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भैया मोस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, स्टेम सेल क्या होती है, या कि स्टेम सेल तकनीक क्या होती है, और स्टेम सेल की क्या क्या उपयोगिता होती है, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो स्टेम सेल की अगर हम बात करते हैं तो यह एक प्रकार की अविभेदित कोशिकाएं होती है। अक्सर आपके एग्जाम में आता है कि स्टेम सेल किस प्रकार की कोशिकाएं होती है, तो आपको याद रखना है स्टेम सेल कैसी होती है, अविभेदित कोशिकाएं होती है। कैसी होती है, अविभेदित कोशिकाएं होती है। ठीक है, तो स्टेम सेल अविभेदित कोशिकाएं होती है। यह एक विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं होती है जो कि विकसित होकर के कई अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं को बनाने में सक्षम होती है। मतलब ये पर्टिकुलर कोई एक सेल होती है और इस सेल के अंदर क्षमता होती है कि ये अलग अलग प्रकार के कई सेलों का डेवलपमेंट या विकास कर सकती है। ठीक है, जैसे तंत्रिका कोशिका हो गया, इसके अलावा आप देखेंगे पेशीय कोशिका हो गई। ठीक है, इसके अलावा आप कई अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं को देखेंगे। इन कोशिकाओं के निर्माण में ये अहम भूमिका निभाती है। ठीक है, तो स्टेम सेल जो होती है ये शरीर में पाई जाने वाली एक ऐसी कोशिका होती है जो कि विभाजित होकर के विशिष्ट प्रकार की कोशिकाओं को बनाने में सक्षम होती है। मतलब पर्टिकुलर ये एक कोशिका है और ये विकसित होकर के भैया कई अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं को बनाने में सक्षम होती है। ठीक है, जैसे यकृत की कोशिका हो गई, इसके अलावा रुधिर कोशिकाएं हो गई। ठीक है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी, तंत्रिका कोशिकाएं हो गई, आदि प्रकार की कोशिकाओं को बनाने में सक्षम होती है। तो स्टेम सेल कुछ नहीं है, बस एक प्रकार की कोशिकाएं होती है जो कि विभाजित होकर के कई अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं को बनाने में सक्षम होती है। ठीक है, आप देख सकते हैं ये है हमारे पास स्टेम सेल। तो ये हमारे पास क्या है भैया, ये स्टेम सेल है। ये जो हमारे पास सेल है ये कौन सी सेल है, ये है स्टेम सेल। ठीक, तो ये सेल हमारी क्या है, स्टेम सेल, ये है हमारी स्टेम सेल।
अब इस स्टेम सेल में आप देखेंगे स्टेम सेल जो है कई अलग अलग प्रकार की सेल बना सकती है। जैसे आप देख सकते हैं स्टेम सेल जो है लीवर की सेल बना सकती है, यकृत कोशिकाओं का निर्माण कर सकती है। इसके अलावा जो हमारा आंत की जो कोशिकाएं होती है, आंत की कोशिकाओं को बनाने में भी ये सक्षम होती है। इसके अलावा कार्डियक सेल है ना, यानी कि हृदय पेशियों की जो सेल होती है उसको बनाने में भी सक्रिय होती है स्टेम सेल। इसके अलावा स्टेम सेल जो है नर्व कोशिका यानी कि तंत्रिका कोशिका को बनाने में भी सक्षम होती है। ये रुधिर कोशिकाओं को भी बना सकती है, ठीक है, तो ब्लड सेल का भी निर्माण करती है। मसल सेल यानी कि पेशी कोशिकाओं का भी निर्माण करती है। तो ये है स्टेम कोशिका जो कि विभाजित होती है और विभाजित होने के पश्चात कई अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं को बनाने में सक्षम होती है, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया कि स्टेम सेल जो है अविभेदित और एक विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती है जो विभाजित होकर के कई अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं को बनाने में सक्षम होती है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए ये कोशिकाएं पाई कहां जाती है, तो आपको याद रखना है कि यह कोशिकाएं जो होती है बहुकोशिकीय यानी जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, उन्हीं के अंदर जो है स्टेम सेल पाई जाती है। अगर आप बात करेंगे कि कोई एक कोशिकीय जीव है, यूनिसेलुलर कोई ऑर्गेनिज्म है, उसके अंदर अगर पाई जाए तो ऐसा संभव नहीं है। जो हमारी स्टेम कोशिका होती है ये केवल और केवल कहां पाई जाती है, ये पाई जाती है हमेशा आपको याद रखना है मल्टी सेलुलर जीवों के अंदर, बहुकोशिकीय जीवों के अंदर, ठीक है। और इन कोशिकाओं के अंदर क्या क्या क्षमता होती है, ये ऊतकों की मरम्मत भी कर सकती हैं। इसके अलावा नए ऊतकों का भी निर्माण भी कर सकते हैं, यानी ऊतकों का मरम्मत और ऊतकों का नवीकरण करने का काम करते हैं, नए ऊतकों के निर्माण में। और जो अगर कोई ऊतक गड़बड़ हो गए तो उसको भी ठीक करने में ये कोशिकाएं अहम भूमिका निभाती है, ठीक है। स्टेम सेल शब्द का प्रयोग अगर हम देखें तो सबसे पहले किसने किया था, एक रशियन वैज्ञानिक ने किया था जिनका नाम क्या था, अलेक्जेंडर मैक्सिमोव ने। किसने किया था, ये क्वेश्चन आता है आपके बोर्ड एग्जाम में कि स्टेम सेल शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो आपको याद रखना है अलेक्जेंडर मैक्सिमोव ने किया था। तो ये सारे पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। तो स्टेम सेल क्या होती है, एक अविभेदित एक विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं होती है जो कि विभाजित होकर के कई अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं को बनाने में सक्षम होती है, जैसे लीवर सेल, ब्लड सेल, मसल सेल, कार्डियक सेल, ठीक है, इंटेस्टाइनल सेल। तो इस प्रकार से कई अलग अलग प्रकार के सेल को बनाने में सक्षम होती है। अब इसके हम यदि हम उपयोगिता देखते हैं, स्टेम सेल की क्या क्या उपयोगिता होती है, तो आप आसानी से देख सकते हैं स्टेम सेल के कई आसान से यूज हैं। पहला यूज क्या है कि नष्ट हुए ऊतक, अगर मान लीजिए कोई ऊतक नष्ट हो गए, जैसे मान लीजिए बाल के ऊतक हैं या कि कोई दांत में उपस्थित ऊतक हैं, रेटिना में उपस्थित जो ऊतक होते हैं, तो उनकी जगह में रिप्लेसमेंट कर सकती है ये, ठीक है। तो ये क्या कर सकती है, उन ऊतकों का रिप्लेसमेंट कर सकती है, उनकी जगह नए ऊतकों का निर्माण कर सकती है या उन ऊतकों की मरम्मत कर सकती है, ठीक है। तो नष्ट हुए ऊतक जो भी होते हैं उनका रिप्लेसमेंट यानी कि स्थानांतरण करने का काम कौन करती है, तो ये स्टेम सेल करती है। तो स्टेम सेल जो है क्या कर सकती है भैया, जो भी नष्ट हुए हमारे ऊतक हैं, चाहे वो बाल के ऊतक हो, चाहे हमारे वो आंत के ऊतक हो, चाहे वो रेटिना के ऊतक हो, चाहे दांत के ऊतक हो, सभी के सभी जगह में जो नष्ट हुए ऊतक होते हैं उनका मरम्मत करने का काम कर सकती है, ठीक है, उनका रिप्लेसमेंट कर सकती है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। दूसरा पॉइंट क्या है, मधुमेह के उपचार में सहायक। मधुमेह आपको पता है इंसुलिन हार्मोन्स की कमी से होने वाला रोग होता है, ठीक है। तो ये मधुमेह को हम डायबिटीज या शुगर रोग भी कहते हैं। तो मधुमेह रोग के उपचार में भी सहायक होती है, ठीक है। ये ऐसी कोशिकाओं का निर्माण करती है जब पैंक्रियाज के अंदर चूंकि जो है कोशिकाएं होती है अल्फा बीटा और डेल्टा कोशिकाएं, तो इन कोशिकाओं के द्वारा क्या होता है, इंसुलिन हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है। तो जब ये कोशिकाएं क्षतिग्रस्त होने लग जाती है या ये कोशिकाएं कम होने लग जाती है, तो ऐसी सिचुएशन में स्टेम सेल कभी कभी क्या करती है, इन पैंक्रियाज की कोशिकाओं को डेवलप करने का भी अहम भूमिका निभाती है, जिस कारण से इंसुलिन का ज्यादा मात्रा में सिक्रेशन होगा और मधुमेह का उपचार जो है हद तक हो सकेगा। तो मधुमेह के उपचार में भी सहायक होती है ये कोशिकाएं। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या कह रहा है कि शरीर के अन्य नई कोशिकाओं के निर्माण में, ठीक है, अगर शरीर के अंदर कई अलग अलग प्रकार की नई यानी कि न्यू सेल अगर बन रही है तो उनके डेवलपमेंट में या उनके विकास में भी ये कोशिकाएं जो है अहम भूमिका निभाती है। तो शरीर के अन्य कोशिकाओं के निर्माण में सहायक होती है स्टेम सेल, ये भी आपको याद रखना है। फिर इसके बाद आप देखिए स्टेम सेल जो होती है इनका उपयोग जो है हम क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को ठीक करने में कर सकते हैं। वह इसके अलावा आप देखेंगे कि इनमें जो है पुनर्जनन की क्षमता पाई जाती है, यानी कोई अगर कोशिका क्षतिग्रस्त है तो उनकी जगह में ये जाकर के उन कोशिकाओं को ठीक करने में सक्षम होती हैं। तो ये है स्टेम सेल की उपयोगिता। तो स्टेम सेल की उपयोगिता भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, ठीक। चलिए, तो स्टेम सेल आपने देख लिया कि स्टेम सेल क्या होती है। इसके बाद हम बात करते हैं आनुवांशिक रूप से रूपांतरित जीव या ट्रांसजेनिक जीव, ठीक है। तो ट्रांसजेनिक जीव एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में डेफिनेट रूप से पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ट्रांसजेनिक जीव में आपको सीधे से समझना है कि जो ट्रांसजेनिक जीव होते हैं या जो आनुवांशिक रूप से रूपांतरित जीव होते हैं उनको हम शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, जीएमओ क्या बोलते हैं,
उनको हम बोलते हैं जीएमओ। और जीएमओ का पूरा नाम आपको याद रखना है जेनेटिक या जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, या आप जेनेटिक की जगह में आपको कहीं कहीं पे जेनेटिकली भी मिल सकता है, ठीक है, जेनेटिकली भी मिल सकता है, तो आप जेनेटिकली भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म ये होता है जीएमओ का पूरा नाम, ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म या अनुवांशिक रूप से रूपांतरित जीव। अब चलिए समझते हैं कि अनुवांशिक रूप से रूपांतरित जीव होते क्या हैं। तो देखिए, ऐसे जीव जिनके जीनोम में हम एक अन्य जीव के डीएनए या जीन का समावेश किया जाता है उन्हें ही हम ट्रांसजेनिक जीव कहते हैं। मान लीजिए हमारे पास क्या है, कोई एक जीव है, ये हमारे पास क्या है, एक जीव है। अब इस जीव के अंदर हम क्या करेंगे, इस जीव के अंदर मान लीजिए अगर हम एक नए प्रकार के डीएनए का या एक नए प्रकार के जीन का समावेश कर देते हैं, तो इस प्रकार से ये जीव का जो अनुवांशिक पदार्थ की संरचना है वो क्या हो जाएगी, रूपांतरित हो जाएगी। इसीलिए इनको हम बोलेंगे अनुवांशिक रूप से रूपांतरित जीव, ठीक है। तो ये हमारे पास एक जीव है और इस जीव का मान लीजिए ये जीनोम हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, किसी बाहरी डीएनए को, किसी दूसरे डीएनए को या किसी मान लीजिए जीन को ला करके हम क्या कर सकते हैं, या डीएनए या जीन को हम क्या करेंगे, ला करके इस जीव के अंदर क्या कर देंगे, स्थानांतरित करा देंगे, ठीक है। तो उसके बाद ये जो जीव डेवलप हो जाएगा ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा हमारा ट्रांसजेनिक जीव, ठीक है। क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा हमारा ट्रांसजेनिक जीव, ठीक है, ट्रांसजेनिक, ठीक है, ट्रांसजेनिक जीव, ठीक। तो हमको ये समझ में आया कि हमारे पास कोई एक ऐसा जीव है जिस जीव के अंदर हम एक नए प्रकार के डीएनए या नए प्रकार के जीन का समावेश करा देते हैं, ठीक है। और ऐसे जीवों को हम बोलते हैं ट्रांसजेनिक जीव, जिन जीवों के अंदर एक नए प्रकार के जीन या डीएनए का समावेश करा दिया गया हो, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि कोई एक ऐसा जीव जिनके अंदर एक नए प्रकार के डीएनए या जीन का समावेश करा दिया गया है, ऐसे जीव को हम बोलेंगे ट्रांसजेनिक जीव। तो ये बात क्लियर आपकी। देखिए, अब जैव तकनीकी की इस शाखा को हम क्या कहते हैं, जिस शाखा के अंतर्गत हम ट्रांसजेनिक जीवों का अध्ययन करते हैं उसे हम बोलते हैं ट्रांसजेनिक्स। क्या बोलते हैं, ट्रांसजेनिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, इसे हम बोलते हैं ट्रांसजेनिक्स। तो सिंपल सा फंडा है भैया, सिंपल सा फंडा क्या है कि जैव तकनीकी की जिस शाखा के अंतर्गत हम ट्रांसजेनिक जीवों का अध्ययन करते हैं उन्हें हम बोलते हैं ट्रांसजेनिक्स। क्या बोलते हैं, ट्रांसजेनिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई, इसको आप थोड़ा अच्छे से बना लेंगे, ट्रांसजेनिक्स है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया आपका ट्रांस और ये हो गया जे, ट्रांसजेनिक्स, ठीक है, ट्रांसजेनिक्स। तो जैव तकनीकी की इस शाखा को हम ट्रांसजेनिक्स बोलते हैं जिसके अंतर्गत हम ट्रांसजेनिक जीवों का अध्ययन करते हैं। तथा ऐसे जीन को हम क्या बोलेंगे भैया, जिन जीन को हम किसी दूसरे जीव के अंदर स्थानांतरित करा रहे हैं उन जीवों को हम क्या बोलेंगे, ठीक है, उन जीन को क्या बोलेंगे, तो उन जीन को हम बोलेंगे ट्रांसजीन। मतलब जिस जीन को हम किसी दूसरे जीव के अंदर प्रवेश करा रहे हैं उस जीन को हम बोलेंगे ट्रांसजीन, ठीक है। तो तीनों चीजें आपको क्लियर हो गई होगी कि ऐसे जीव जिनके अंदर एक नए प्रकार के डीएनए या जीन का समावेश करा दिया जाता है उसे हम ट्रांसजेनिक जीव बोलते हैं। जिस शाखा के अंतर्गत हम ट्रांसजेनिक जीवों का अध्ययन करते हैं उसे हम ट्रांसजेनिक्स बोलते हैं। और जिस जीन को किसी जीव के अंदर समावेश कराया जाता है उस जीन को हम बोलते हैं ट्रांसजीन, ठीक है। और ट्रांसजेनिक जीवों के जो उत्पादन की प्रक्रिया होती है ना, ट्रांसजेनिक जीवों के उत्पादन की जो प्रक्रिया होती है इसको हम बोलते हैं ट्रांसजीनेसिस। क्या बोलते हैं, ट्रांसजीनेसिस। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो ऐसे जीव जिनके जीनोम में हम एक नए प्रकार के डीएनए या जीन का समावेश करा देते हैं ऐसे जीवों को हम बोलते हैं ट्रांसजेनिक जीव। और ट्रांसजेनिक जीवों के जो उत्पादन की प्रक्रिया होती है उसे हम बोलते हैं ट्रांसजीनेसिस, ठीक है। और जिन जीन को हम किसी दूसरे जीव के अंदर स्थानांतरित कराते हैं या समावेश कराते हैं उस जीन को हम बोलते हैं ट्रांसजीन। और इसके अलावा एक चीज और आपको याद रखना है कि भैया जीव विज्ञान के जिस शाखा के अंतर्गत हम ट्रांसजेनिक जीवों का अध्ययन करते हैं उसे हम बोलते हैं ट्रांसजेनिक्स। क्या बोलते हैं, ट्रांसजेनिक्स। तो स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं, यहां से कई सारे क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्जाम में डेफिनेट रूप से पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा ट्रांसजेनिक फसलें या पौधे, ठीक है। अब मान लीजिए कोई हमारे पास एक फसल है, क्या है हमारे पास कोई एक क्या है, फसल है। अब इस फसल के अंदर मान लीजिए हमने क्या किया है, इस फसल के जीनोम में, ठीक है, इस फसल के जीनोम में हमने क्या किया, एक बाहरी जीन को समावेश करा दिया, ठीक है, एक बाहरी जीन को समावेशित करा दिया है। तब इस फसल को हम क्या बोलेंगे, तब इस फसल को हम बोलेंगे ट्रांसजेनिक फसल। या कोई पौधा ही है मान लीजिए, अब उस पौधे के जीनोम में हमने क्या किया, या उस पौधे के डीएनए के अंदर हमने क्या किया, एक नए प्रकार के जीन का समावेश करा दिया, तब उस पौधे को हम क्या बोलेंगे, ट्रांसजेनिक पौधा बोलेंगे। तो कोई भी मान लीजिए हमारे पास फसल या पौधा है जिसके अंदर हमने बाहरी जीन का समावेश करा दिया है,
तब उस फसल या पौधे को हम क्या बोलेंगे, ट्रांसजेनिक फसल या पौधे हैं। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई होगी आपको। तो ऐसे फसलें या पौधे जिनमें हम अन्य फसलों के जीन या डीएनए समावेश करा देते हैं, उन्हें ही हम बोलते हैं ट्रांसजेनिक फसलें या पौधे। मतलब कोई भी ऐसी फसलें या कोई भी ऐसे पौधे जिनके अंदर अन्य पौधों के जीन उपस्थित होते हैं या अन्य पौधों के जीन जो उपस्थित होते हैं किसी फसलों के अंदर, तो ऐसी फसलों को हम बोलते हैं ट्रांसजेनिक फसलें। या किसी पौधे के अंदर किसी अन्य पौधे के जीन मान लीजिए उपस्थित हैं, तो उस पौधे को हम बोलेंगे ट्रांसजेनिक पौधा। ठीक है, अब ऐसे फसलों में क्या होगा, आनुवांशिक पदार्थ जो है बाहरी जीन के प्रवेश के कारण रूपांतरित हो जाता है, इसलिए ऐसी फसलों को हम क्या बोल सकते हैं, आनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसलें भी कह सकते हैं। ठीक है, तो हमको तो यह समझ में आ गया भैया कि कोई हमारे पास मान लीजिए पौधा है, जिस पौधे के अंदर किसी दूसरे पौधे के जीन आकर के उपस्थित हो गए हैं, उस पौधे को हम बोलेंगे ट्रांसजेनिक पौधा। और अगर आप फसल बोलेंगे तो भी आप यही कहेंगे कि ऐसी फसलें जिन फसलों के अंदर किसी दूसरे फसल का जीन उपस्थित होता है, उन फसलों को हम बोलते हैं ट्रांसजेनिक फसल। अब जैसे ही किसी दूसरे फसल का जीन आकर के रूपांतरित होगा, किसी दूसरे फसल का जीन आकर के किसी पौधे के अंदर क्या होगा, समावेशित होगा, उसके कारण क्या होगा कि उस पौधे के अंदर की जो आनुवांशिक पदार्थ की संरचना है वो रूपांतरित हो जाएगी। अतः इसी कारण से हम ट्रांसजेनिक फसलें या पौधों को क्या कहते हैं, आनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसलें या पौधे कहते हैं। तो ये चीज भी आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं ट्रांसजेनिक पौधों को तैयार करने के उद्देश्य। कौन कौन से इंपॉर्टेंट उद्देश्य हैं ट्रांसजेनिक पौधों को तैयार करने के। तो ट्रांसजेनिक पौधों को मान लीजिए अगर हम तैयार करते हैं तो इसके कौन कौन से मुख्य उद्देश्य हैं। चलिए, तो अब आप लोग देखेंगे ट्रांसजेनिक पौधों को तैयार करने के मेन जो ऑब्जेक्ट होते हैं या उद्देश्य कौन कौन से हैं। देखिए, रोग तथा कीट प्रतिरोधी किस्म के पौधों को उत्पन्न करना, यह मुख्य उद्देश्य होता है। ट्रांसजेनिक पौधों को तैयार करने का यह मुख्य उद्देश्य होता है कि अगर हम ट्रांसजेनिक पौधे तैयार करेंगे तो उन पौधों के अंदर हम कीट प्रतिरोधी क्षमता को विकसित कर सकते हैं। मान लीजिए कोई हमारे पास एक पौधा है, अब उस पौधे के अंदर जो भी फल फूल लग रहे हैं उसको आसानी से कीट आकर के खा जाते हैं या उनका भक्षण कर जाते हैं। लेकिन अगर उस फल के अंदर हमने एक ऐसे जीन का समावेश करा दिया जो कि कीट प्रतिरोधी जीन है, ठीक है, जिस जीन के कारण पौधे के अंदर कीट प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो जाएगी। तो अगर किसी हमने कीट प्रतिरोधी क्षमता वाले जीन को पौधे के अंदर विकसित कर दिया तो कोई भी कीट आएगा और जैसे ही फल को खाएगा या पत्तियों को खाएगा वो क्या हो जाएगा, कीट नष्ट हो जाएगा। तो हम तरह तरह की अलग अलग की कीट प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने वाले जीनों का समावेश करा देते हैं पौधे के अंदर, यानी हम अनेक कीट प्रतिरोधी किस्म वाले पौधों को तैयार कर सकते हैं आसानी से। तो यह पहला मुख्य उद्देश्य होता है, ठीक है, ट्रांसजेनिक पौधों को तैयार करने का। दूसरा क्या है कि इसके माध्यम से हम अधिक आकर्षक तथा सुगंध युक्त पुष्प वाले पौधों को हम क्या कर सकते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं। हम ट्रांसजेनिक प्रक्रिया के माध्यम से ऐसे पौधों को उत्पन्न कर सकते हैं जो कि देखने में भी बढ़िया सुंदर आकर्षक लगते हैं, और इसके अलावा सुगंध युक्त वाले पौधों को भी हम आसानी से तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दूसरा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट या उद्देश्य है। तीसरा क्या है, देखिए, वातावरण में उत्पन्न होने वाले और विषम परिस्थितियों का सामना करने वाले, मतलब कुछ ऐसे पौधे हम इसके माध्यम से विकसित कर सकते हैं ट्रांसजेनिक पौधों के माध्यम से। तो ट्रांसजेनिक प्रक्रिया के माध्यम से हम ऐसे पौधे विकसित कर सकते हैं जो लंबे समय तक विषम परिस्थितियों का भी सामना करने में सक्षम होते हैं। वह इसके अलावा मान लीजिए जब पेड़ पौधे के या पौधे के अनुकूल वातावरण नहीं है तब भी ये पौधे अपने आप को वहां पे सरवाइव कर पाते हैं, यानी कि अच्छे से खड़ा रख पाते हैं और विकसित हो पाते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि वातावरण के प्रतिकूल तथा साथ ही साथ विषम परिस्थितियों का सामना करने में जो सक्षम पौधे होते हैं उनको उत्पन्न कर सकते हैं ट्रांसजेनिक प्रक्रिया के माध्यम से। ठीक है, चौथा उद्देश्य क्या है, देखिए कि फल तथा सब्जी प्रदान करने वाले जो भी पौधे हैं, जैसे टमाटर हो गया, आलू हो गए, केला हो गए आदि, इनसे हम वैक्सीन का उत्पादन यह कर सकते हैं। ठीक है, इनके लिए हम अलग अलग प्रकार की वैक्सीन का प्रोडक्शन या उत्पादन कर सकते हैं। ठीक है, तो फल प्रदान करने वाले और सब्जी प्रदान करने वाले जो भी पौधे होते हैं उन पौधों के अंदर उपयोगी वैक्सीन को हम विकसित कर सकते हैं। ठीक है, तो यह है चौथा इंपॉर्टेंट उद्देश्य ट्रांसजेनिक पौधों को तैयार करने का। कई अलग अलग प्रकार के ट्रांसजेनिक पौधों को तैयार किया गया है, जिसमें आप देखेंगे सबसे बड़ी एग्जाम्पल जो आपको याद रखना है वो है हमारा भैया बीटी कॉटन। क्या है, सबसे पहले एग्जाम्पल आपको याद रखना है बीटी कॉटन। ठीक है, तो बीटी कॉटन की अगर हम बात करते हैं तो यह एक कपास की कीट प्रतिरोधक किस्म होती है। ठीक है, और जिसके अंदर आप देखेंगे कि कीट प्रतिरोधी क्षमता विकसित हो जाती है। ठीक है,
कपास की यह एक कीट प्रतिरोधी किस्म होती है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल आप याद रख सकते हैं। कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि ट्रांसजेनिक पौधों का कोई एक उदाहरण बताइए, तो आपको बीटी कॉटन याद रखना है, यानी बीटी कपास, जो कि एक कीट प्रतिरोधी क्षमता विकसित करता है कपास के पौधे के अंदर। इसके अलावा आपको याद रखना है फ्लावर सार टमाटर। क्या याद रखना है आपको? फ्लावर सार टमाटर। ठीक है, फ्लावर सार टमाटर। तो फ्लावर सार टमाटर जो है ये टमाटर की एक ट्रांसजेनिक किस्म होती है। किसकी? टमाटर की ही एक ट्रांसजेनिक किस्म होती है, और ये टमाटर जो है लंबे समय तक सड़ते नहीं है। ठीक है, टमाटर के अंदर ऐसे कीट प्रतिरोधी या ऐसे जीनों का समावेश हो जाता है जिस कारण से आसानी से इतना जल्दी वो टमाटर सड़ते नहीं है। तो ये कई सारे एग्जाम्पल हैं जिनको आपको याद रखना है। ठीक है, तो बीटी कॉटन और फ्लावर सार टमाटर। इसके अलावा आपको एक और याद रखना है, गोल्डन राइस। क्या याद रखना है? गोल्डन राइस। गोल्डन राइस की अगर हम बात करते हैं, जिसको हम बोलते हैं, गोल्डन राइस को हम बोलते हैं सुनहरी चावल। क्या बोलते हैं? गोल्डन राइस को हम बोलते हैं सुनहरी चावल। ठीक है, सुनहरी चावल। तो सुनहरी चावल में क्या होता है, इसकी खास बात क्या होती है? ये चावल की एक ट्रांसजेनिक या धान की एक ट्रांसजेनिक किस्म होती है। ठीक है, जिसके अंदर आप देखेंगे विटामिन ए की प्रचुर मात्रा होती है। किसकी? विटामिन ए की प्रचुर मात्रा होती है। ठीक है, तो विटामिन ए आमतौर पे आपको जो भी फलों से मिलता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि गोल्डन राइस एक ऐसी फसल होती है चावल की या धान की जिसके अंदर विटामिन ए की मात्रा मौजूद होती है, यानी जो चीज हमको फलों से प्राप्त हो रही थी वो हमको भैया आप चावल से भी प्राप्त होगी। ठीक है, तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी कि ट्रांसजेनिक पौधे अगर हम तैयार कर रहे हैं तो इससे हमें कई सारे अलग अलग प्रकार के प्रॉफिट हैं। जैसे अभी आप देखेंगे कि चाइना में और ऑस्ट्रेलिया वगैरह में, ऑस्ट्रेलिया में क्या किया गया है, एक ऐसे ट्रांसजेनिक आम के फल का निर्माण किया गया है जिसमें गुठली नहीं होती है। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे कि एक ऐसे ट्रांसजेनिक बंबू के प्लांट का आविष्कार किया गया है। ठीक है, जो कि काफी लंबाई तक ग्रोथ करता है। ठीक है, तो ये इसके कई सारे अलग अलग फायदे हैं। ठीक है, जीनों का खेल है, और जीनों को ही अगर हम पौधों के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं तो नए नए गुण जो है पौधे के अंदर विकसित हो जाते हैं। जानवरों के अंदर भी नए नए गुण जो है विकसित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमको यह समझ में आया कि ट्रांसजेनिक का मतलब होता है कि कोई हमारे पास एक पर्टिकुलर जीवधारी है या कोई पर्टिकुलर एक प्लांट है, उनके अंदर एक नए प्रकार के जीन का अगर हम समावेश करा देते हैं तो ऐसे पौधों को हम बोलेंगे ट्रांसजेनिक पौधा। अगर किसी जंतु के अंदर हम किसी बाहरी जीन को प्रवेश करा देते हैं तो उसे हम बोलेंगे ट्रांसजेनिक जीव। ठीक है, तो ये प्रक्रिया आपको समझ में आ गई होगी कि ट्रांसजेनिक पौधों को तैयार करने के कौन कौन से मुख्य उद्देश्य होते हैं और ट्रांसजेनिक पौधों के कौन कौन से एग्जाम्पल हैं। तो पहला एग्जाम्पल आपको याद रखना है गोल्डन राइस। ठीक है, जिसको हम सुनहरी चावल कहते हैं। ये धान की एक कीट प्रतिरोधक किस्म है जिसमें विटामिन की, या चावल की आप कह सकते हैं, चावल की एक कीट प्रतिरोधी किस्म है जिसमें विटामिन ए की प्रचुर मात्रा होती है। दूसरा एग्जाम्पल आपको याद रखना है बीटी कॉटन यानी कि बीटी कपास। और तीसरा एग्जाम्पल जो आपको याद रखना है वो है फ्लावर सार टमाटर। टमाटर की एक ट्रांसजेनिक किस्म होती है जिसके अंदर आप देखेंगे कि ऐसे गुण पाए जाते हैं कि टमाटर लंबे समय तक सड़ता नहीं है। ठीक है, तो ये हुआ ट्रांसजेनिक पौधों को तैयार करने का मुख्य उद्देश्य। अब हम बात करते हैं ट्रांसजेनिक फसलों से हमें क्या क्या लाभ है। तो देखिए, इस प्रकार की जो फसलें होती है ये कटाई के पश्चात होने वाले नुकसान को कम करते हैं। ठीक है, जैसे आमतौर पर देखेंगे कटाई के पश्चात फसलों की ज्यादा मात्रा में हानि हो जाती है, और अगर मान लीजिए कटाई के बाद तुरंत पानी वगैरह गिरने लगा तब तो और ज्यादा मात्रा में, जो जैसे धान का ही एग्जाम्पल आप लेंगे तो उसकी बालियां ज्यादा मात्रा में जमीन के नीचे गिर जाती हैं। तो ट्रांसजेनिक फसलों में क्या होता है, बीजों की कम मात्रा में हानि होती है। ठीक है, तो इस प्रकार के फसलों में कटाई के पश्चात होने वाले नुकसान को हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट देखिए लाभ क्या है ट्रांसजेनिक फसलों को तैयार करने का। इस प्रकार की फसलें जो होती है वो रासायनिक पीड़कनाशकों पर कम निर्भर करती है। ठीक है, इसके लिए हमको अलग से रासायनिक पीड़कनाशकों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो रासायनिक पीड़कनाशकों पर यह निर्भर नहीं करती है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि इस प्रकार की फसलें जो है रासायनिक पीड़कनाशकों पर बिल्कुल भी काम या निर्भर नहीं होती है। ठीक है, या बहुत कम निर्भर होती है, आप ऐसा कह सकते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे इन फसलों में क्या होता है, पूर्व से उपस्थित जो जीन है, मान लीजिए कोई ट्रांसजेनिक फसल है उसमें अगर पहले से कोई जीन उपस्थित था, ठीक है, तो उसकी अभिव्यक्ति को भी रोका जा सकता है। ठीक है, उसकी अभिव्यक्ति को रोकने में भी क्या मिलती है, सहायता मिलती है। चौथा इंपॉर्टेंट देखिए लाभ क्या है कि जो अनुवांशिक रूप से रूपांतरित पौधे होते हैं उनमें हम अलग अलग प्रकार के गुण यानी कि वांछित फिनोटाइप वाले लक्षण जो है उत्पन्न कर सकते हैं। तो ये है ट्रांसजेनिक फसलों को तैयार करने के कौन कौन से इंपॉर्टेंट लाभ होते हैं, ट्रांसजेनिक फसलों के कौन कौन से लाभ हैं, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है क्वेश्चन। चलिए, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है ट्रांसजेनिक फसलों से हानि। तो ट्रांसजेनिक फसलों से कई प्रकार की हानियां भी होती है जिनको आपको तैयार कर लेना है। पहला हानि क्या है कि इस प्रकार की जो फसलें होती है
उनमें बीज उत्पन्न करने की शक्ति नहीं होती है। इस प्रकार की जो ट्रांसजेनिक फसलें होती है, ट्रांसजेनिक फसलों में कुछ ऐसी ट्रांसजेनिक फसलें होती है जिनमें की बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती है, जिस कारण से आप देखेंगे कि प्रत्येक वर्ष किसान को नए बीज खरीदने पड़ते हैं। तो भैया अगर मान लीजिए ज्यादा मात्रा में बीज का प्रोडक्शन हो जाता तो किसान को अगले साल जो है धान जैसे आप लोग खरीदते हैं, तो उसी प्रकार किसान को अगले साल फिर से कोई भी बीज नहीं खरीदना पड़ेगा पौधे की। लेकिन अगर मान लीजिए ट्रांसजेनिक कोई पौधा ऐसा निकल गया जिसमें बीज ही नहीं लगे या कि बहुत कम मात्रा में लगे, तब तो भैया किसान को हर वर्ष जो है क्या लेना पड़ेगा, बीज लेना पड़ेगा। तो ये एक प्रकार की हानि ही है कि कम मात्रा में बीज का निर्माण होता है। फिर दूसरा क्या है, देखिए जो छोटे मोटे किसान होते हैं इनको प्रत्येक वर्ष इन फसली व पौधों को नहीं लगा सकते, ठीक है, क्योंकि ये फसलें जो होती है बहुत महंगी होती है। जैसे आप हाइब्रिड का जो भी सामान लाते हैं मार्केट से, उनको जब बनाते हैं तो वो फसलें ऐसे ही नहीं बन जाती। जैसे आप चावल की ही बासमती चावल लेते हैं या आप कई अलग अलग प्रकार की आपको चावल की किस्में मिलते हैं जो कि अलग अलग रेट की होती है, अधिक से अधिक रेट की चावल आपको मार्केट में मिल जाती हैं, उपलब्ध होती हैं। लेकिन आप सिंपल सी बात समझें तो जो भी छोटे मोटे किसान हैं, अब इनको जो है प्रत्येक वर्ष जो मान लीजिए लगाना है ट्रांसजेनिक फसलों को। अब ये ट्रांसजेनिक फसलें होती है महंगी, तो छोटे मोटे किसान तो हर वर्ष नहीं खरीद सकते हैं ना, तो वो बहुत कम मात्रा में लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये फसलें बहुत महंगी होती है, जिस कारण से छोटे मोटे किसान जो है हर वर्ष इसको नहीं लगा सकते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इस प्रकार की जो फसलें होती है इनका ज्यादा मात्रा में अगर ट्रांसजेनिक फसलों से जो भी बनने वाले सब्जियां या फल हैं, अगर इनका ज्यादा मात्रा में व्यक्ति उपयोग करता है तो उसके अंदर एलर्जी होने की संभावना भी बढ़ जाती है। तो ये पॉइंट भी आपको नोट करके रखना है, ठीक है, कि ट्रांसजेनिक फसलें जो होती है ये लोगों में एलर्जी जो है उत्पन्न हो सकती है, ठीक है। तो एलर्जी उत्पन्न करने की संभावना भी होती है ट्रांसजेनिक फसलों के अंदर। तो ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं परजीवी जीवाणु यानी कि ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया क्या होते हैं, ठीक है। तो चलिए ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया की अगर हम बात करते हैं तो जैसे आपने देखा ट्रांसजेनिक आपने जीव देखा, ट्रांसजेनिक फसल या पौधे आपने देखा, उसी प्रकार ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया है। तो मान लीजिए कोई ऐसी बैक्टीरिया जिसके अंदर किसी दूसरे बैक्टीरिया की जीन उपस्थित हैं, उस बैक्टीरिया को हम बोलेंगे ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, आपको समझ में आ गई होगी कि ऐसे बैक्टीरिया जिनके डीएनए में एक अतिरिक्त जीन उपस्थित होता है, यानी एक बाहरी जीन उपस्थित होता है जो कि अपना लक्षण भी व्यक्त करता है, ठीक है। ऐसे इसे ही हम क्या कहेंगे, परजीवी बैक्टीरिया कहेंगे। ये हमारे पास क्या है, एक बैक्टीरिया है। अब इस बैक्टीरिया का मान लीजिए ये क्या हो गया, डीएनए हो गया। अब इस बैक्टीरिया के डीएनए के अंदर एक अन्य प्रकार का क्या उपस्थित है भैया, एक बाहरी जीन उपस्थित है, और ये जीन क्या कर रहा है, अपना लक्षण भी व्यक्त करेगा। इसी जीव को हम बोलेंगे ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया या परजीवी जीवाणु, ठीक है। तो परजीवी जीवाणु या ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया का मतलब क्या है कि किसी भी बैक्टीरिया के अंदर उसके डीएनए में एक नए प्रकार के जीन उपस्थित होते हैं, तब उस बैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया या परजीवी जीवाणु बोलते हैं। तो जो बाहरी जीन उपस्थित है बैक्टीरिया के अंदर, वो बाहरी जीन अपना लक्षण भी तो व्यक्त करेगा, ठीक है। तो ऐसे ही जीव को हम बोलेंगे ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया या ऐसे बैक्टीरिया को हम बोलेंगे ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया। तो कोई भी ऐसी बैक्टीरिया जिसके डीएनए के अंदर या जिसके जीनोम के अंदर एक नए प्रकार के जीन उपस्थित होते हैं, ठीक है, ऐसे बैक्टीरिया को हम बोलते हैं ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया। ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया का सबसे बड़ी एग्जांपल क्या है, ई कोलाई, ठीक है। ई कोलाई बैक्टीरिया जो होता है भैया, यह एक परजीवी जीवाणु है, ठीक है। जो ई कोलाई बैक्टीरिया है ये एक ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया है, ठीक है, जो कि मधुमेह रोग के निदान के लिए इंसुलिन का प्रोडक्शन या उत्पादन करता है। अभी हमने आपको डीएनए पुनर्योजन तकनीक पढ़ाई थी, जिसमें हमने क्या किया था कि ई कोलाई कोशिका के अंदर क्या कर दिया था, हमने इसी ई कोलाई कोशिका के अंदर हमने एक पुनर्योजित डीएनए को स्थानांतरित कराया था। ऐसा पुनर्योजित डीएनए हमने बनाया था जिसके अंदर जीन उपस्थित था, इंसुलिन को बनाने वाला जीन जो है उपस्थित था। उस जीन को हमने क्या किया था, कहां स्थानांतरित करा दिया था, ई कोलाई कोशिका के अंदर, जिस कारण से ई कोलाई कोशिका के अंदर ज्यादा मात्रा में इंसुलिन का प्रोडक्शन या उत्पादन होने लग गया था, ठीक है, जो कि मधुमेह रोग के निदान के लिए जो है ज्यादा मात्रा में कारगर होता है। इंसुलिन की अगर हम बात करते हैं तो इंसुलिन जो अणु होता है ये दो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं का बना होता है, ठीक है, दो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं का बना होता है। और ये दोनों श्रृंखलाएं जो होती है ना, ये आपस में डाइसल्फाइड बंध द्वारा जुड़ी होती हैं, ठीक है। तो हमेशा आपको याद रखना है कि अगर ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया का आपसे एग्जांपल पूछे तो सबसे बढ़िया एग्जांपल क्या है, ई कोलाई। तो ई कोलाई एक ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया है क्योंकि इसके अंदर एक हमने
ट्रांसजीन को प्रवेश कराया है। ठीक है, एक बाहरी जीन को हम इसके अंदर प्रवेश कराते हैं जो कि मधुमेह के प्रोडक्शन के लिए इंसुलिन हार्मोन्स का प्रोडक्शन करता है। ठीक है, मधुमेह रोग के निदान के लिए इंसुलिन का निर्माण करता है। तो इकोलाई जो है एक ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया है। तो आपको परजीवी जीवाणु क्या होते हैं इसके एग्जाम्पल भी समझ में आ गए होंगे। तो कोई भी ऐसा बैक्टीरिया जिसके डीएनए के अंदर एक नए प्रकार के जीन उपस्थित होते हैं जो कि अपना लक्षण दर्शाते हैं, उन्हें ही हम बोलते हैं ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया। इकोलाई सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया का। यह क्या करता है, मधुमेह रोग के निदान के लिए इंसुलिन का प्रोडक्शन या उत्पादन करता है। तो यह बात भी आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा क्राई प्रोटीन। काफी छोटा सा क्वेश्चन है पर 2 अंकों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए। तो देखिए क्राई प्रोटीन क्या होता है। मान लीजिए कोई पर्टिकुलर जीव है, उस जीव के अंदर विष या पॉइजन, विष को हम क्या बोल सकते हैं, विष को हम बोल सकते हैं पॉइजन। ठीक है, क्या बोल सकते हैं, पॉइजन या इसके अलावा हम जहर भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो जीवों में जो विष या पॉइजन होते हैं ये जिस जीन के द्वारा, ठीक है यहां पे आप जीन बना लेंगे, जीवों में विष जो है जिस जीन के द्वारा कूटबद्ध होते हैं, ठीक है जिस जीन के द्वारा कूटबद्ध होते हैं या जिस प्रोटीन के द्वारा कूटबद्ध होते हैं उसे ही हम बोलते हैं क्राई प्रोटीन। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि मान लीजिए किसी पर्टिकुलर जीव के अंदर पॉइजन या विष है जो कि जिस जीन के द्वारा कूटबद्ध होते हैं उस जीन को हम बोलते हैं क्राई प्रोटीन। ठीक है, तो एक हमारे पास जीन है जिस जीन के द्वारा विष या पॉइजन जो है कूटबद्ध होते हैं उसी को हम बोलते हैं क्राई प्रोटीन। तो क्राई प्रोटीन का मतलब क्या है कि कोई भी पर्टिकुलर जीव है, उस जीव के अंदर जो विष या पॉइजन उपस्थित है वो जिस जीन के द्वारा कूटबद्ध होते हैं उसी जीन को हम बोलते हैं क्राई प्रोटीन। क्या बोलते हैं, क्राई प्रोटीन। और क्राई प्रोटीन जो होता है यह एक प्रकार का क्रिस्टलीय प्रोटीन का वर्ग होता है। इसकी संरचना अगर आप देखेंगे तो कैसी होती है, क्राई प्रोटीन की संरचना कैसी होती है, क्रिस्टलीय प्रकार की होती है। ठीक है, तो यह पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा। बैसिलस थुरिंजिएंसिस का आप लोगों ने नाम सुना होगा। ठीक है, बैसिलस थुरिंजिएंसिस, ठीक है, जो बीटी जीन होता है ये बैसिलस थुरिंजिएंसिस नामक जीवाणु के अंदर पाया जाता है। तो बैसिलस थुरिंजिएंसिस जो होता है ये एक प्रकार का बैक्टीरिया है और इस बैक्टीरिया की बहुत सारी ऐसी प्रजातियां होती है जो कि क्राई प्रोटीन का निर्माण करती हैं। ठीक है, तो बैसिलस थुरिंजिएंसिस की बहुत सारी ऐसी स्पीसीज हैं या प्रजातियां हैं जो कि क्राई प्रोटीन का निर्माण करने में सक्षम होती हैं। और यह प्रोटीन जो होता है ना, यह प्रोटीन मतलब क्राई प्रोटीन जो है यह फसल एवं पादपों को कीट पीड़क नाशकों के प्रति या कीट पीड़कों के प्रति प्रतिरोधी बनाती है। मतलब अगर क्राई प्रोटीन का समावेश हम किसी प्लांट के अंदर करा देंगे तो प्लांट जो है भैया क्या हो जाएगा, कीट पीड़क नाशी हो जाएगा, मतलब कीटों को नष्ट करने में सक्षम हो जाएगा। ठीक है, तो अगर किसी भी प्लांट के अंदर हम क्राई प्रोटीन का समावेश करा देते हैं तो क्राई प्रोटीन क्या है, एक प्रकार का जीन है और ऐसा जीन जिसके अंदर विष उपस्थित है। तो जब हम इस जीन को किसी पौधे के अंदर प्रवेश करा देंगे तो ये जीन क्या करता है, पॉइजन तो है एक प्रकार का, तो ये क्या करता है, कीटों को नष्ट करने का काम करता है, यानी ये पीड़क नाशकों के प्रति जो है प्रतिरोधी होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा कि क्राई प्रोटीन क्या होते हैं, ठीक है, और किस प्रकार से ये काम करते हैं। छोटा सा क्वेश्चन है बट आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट आसानी से ले सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं जीन थेरेपी क्या है। ठीक है, तो जीन थेरेपी की अगर हम बात करते हैं तो बहुत से ऐसे रोग होते हैं, आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे रोग होते हैं जो कि विशिष्ट जीन क्रम में परिवर्तन के कारण होते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति के अंदर डीएनए है, अब उस डीएनए के अंदर जीन जो है एक सीक्वेंस में व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, अब अगर मान लीजिए उस डीएनए के अंदर जीनों का क्रम हो सकता है कि मान लीजिए बिगड़ जाए, तो जीनों का क्रम अगर जीवों के शरीर के अंदर बिगड़ जाता है तो आनुवांशिक पदार्थ की संरचना भी परिवर्तित हो जाती है और कई अलग अलग प्रकार के रोग जो हैं जीवों के अंदर हो सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं भैया कि पुनर्योजन डीएनए तकनीक के माध्यम से, जो हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है, पुनर्योजन डीएनए तकनीक है, इस पुनर्योजन डीएनए तकनीक के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारे ऐसे दोषी जीनों का हम क्या कर सकते हैं, प्रतिस्थापन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, प्रतिस्थापन कर सकते हैं। किसके द्वारा प्रतिस्थापन कर सकते हैं, तो एक सामान्य और स्वस्थ जीन के द्वारा इनका प्रतिस्थापन कर सकते हैं। इसे ही हम बोलते हैं जीन थेरेपी। तो मान लीजिए हमारे पास कोई जीव है और इस जीव के अंदर भैया जीन का सीक्वेंस जो है क्या हो गया है, जीन का मान लीजिए क्रम जो है क्या हो गया है, जीन का जो क्रम हो गया है वो बिगड़ गया है। ठीक है, तो जीन का क्रम बिगड़ गया है जिस कारण से ये जीव क्या हो गया भैया, रोगी हो गया है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, डीएनए पुनर्योजन तकनीक एक ऐसी तकनीक होती है, ठीक है, डीएनए पुनर्योजन तकनीक जो है, इस डीएनए पुनर्योजन तकनीक की सहायता से, डीएनए पुनर्योजन तकनीक की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, ये जो दोषयुक्त जीन उपस्थित हो चुके हैं या जीनों का जो क्रम बिगड़ चुका है, तो इनके बिगड़े हुए क्रम को हम प्रतिस्थापित कर सकते हैं सही जीन के द्वारा। ठीक है, तो हम भैया सही जीन को क्या कर सकते हैं, प्रतिस्थापित कर सकते हैं इस गड़बड़ युक्त जीन के द्वारा।
ठीक है, तो ये जो गड़बड़ युक्त जीन है, तो इस गड़बड़ युक्त जीन को हम सही जीन के द्वारा क्या कर सकते हैं, प्रतिस्थापित कर सकते हैं। तो जीन थेरेपी का मतलब ये होता है कि यह चिकित्सा पद्धति की एक ऐसी तकनीक है, जीन थेरेपी, जिसके माध्यम से हम किसी भी गड़बड़ी युक्त जीन को सही जीन के द्वारा प्रतिस्थापित कर सकते हैं, जिसके लिए हमको डीएनए पुनर्योजन तकनीक की सहायता लेनी पड़ेगी। और डीएनए पुनर्योजन तकनीक की सहायता से हम किसी भी दोष युक्त या गड़बड़ी युक्त जीन को हम क्या कर सकते हैं, सही जीन के द्वारा प्रतिस्थापित कर सकते हैं और एक अच्छे जीन का समावेश करा करके जीव को स्वस्थ कर सकते हैं और कई बीमारियों का उसके इलाज कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के हमको यह समझ में आया कि जीन थेरेपी जो है चिकित्सा पद्धति की एक विधि है, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, डीएनए पुनर्योजन तकनीक के माध्यम से किसी भी गड़बड़ युक्त या दोष युक्त जीनों को हम ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा जीन थेरेपी, जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना है आप लोग स्क्रीनशॉट आसानी से ले सकते हैं। अब इसके बाद दो यहां पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास हैं, एक है हमारा वायो पेटेंट और दूसरा है वायो पायरेसी। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे वायो पायरेसी क्या होता है। वायो पायरेसी की अगर हम बात करेंगे तो वायो पायरेसी को दूसरा नाम आपको याद रखना है, वायो पायरेसी को हम क्या कहते हैं, इसको हम जैव चोरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको हम जैव चोरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, इसको हम जैव चोरी भी कहते हैं। ठीक है, जैव चोरी। तो जैव चोरी जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि जो भी जैविक संसाधन होते हैं उसकी चोरी करना। तो बिना किसी अधिकार के, मान लीजिए कोई भी कंपनियां हैं या कोई भी अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो कि जैविक संसाधनों का निरंतर यूज कर रहे हैं, उनका विक्रय कर रहे हैं, उनसे ज्यादा मात्रा में लाभ कमा रहे हैं बिना किसी अधिकार के, यही प्रक्रिया होती है वायो पायरेसी। जैसे मान लीजिए क्या है कि आप लाइसेंस बनवाते हैं गाड़ी का, तो आपको एक अथॉरिटी मिल जाती है कि भैया हाँ अब हम गाड़ी चलाने के योग्य हो चुके हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप लाइसेंस नहीं बनवाए हैं फिर भी आप बाइक चला रहे हैं, तो आप एक प्रकार का चोरी ही तो कर रहे हैं, एक प्रकार का आप गलत काम ही तो कर रहे हैं। तो उसी प्रकार से चोरी जैसे एक गलत काम है, तो उसी प्रकार बिना लाइसेंस के आप गाड़ी चलाएंगे तो यह भी चोरी के अंतर्गत ही आपको माना जाएगा। ऐसा आप समझ सकते हैं अपनी भाषा में। तो कुल मिलाकर के हमको यह समझ में आया भैया कि वायो पायरेसी क्या है। तो मान लीजिए कोई भी संगठन है या अंतरराष्ट्रीय कार्यालय है या अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो कि बिना किसी अधिकार के जैविक संसाधनों का अनाधिकृत उपयोग कर रहे हैं। तो जैविक संसाधनों का बिना किसी अधिकार के दोहन करना, उनको बेचना, उनसे अलग अलग प्रकार के उत्पाद या प्रोडक्ट तैयार करना और उनको बेचना, तो ये एक प्रकार का क्या है, जैव चोरी ही कहलाता है। तो जैव चोरी अगर आपके एग्जाम में आए तो आपको बताना है कि बहुत से विश्व में ऐसे संगठन हैं या कि बहुत से बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो है मार्केट में आ गई हैं जो कि किसी देश विशेष में पाए जाने वाले जैविक संसाधनों का बिना किसी अधिकार के दोहन कर रही हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं, वायो पायरेसी कहते हैं। तो वायो पायरेसी का सिंपल सा मतलब है कि जैविक संसाधनों की चोरी, वो भी बिना किसी अधिकार के। तो बिना किसी अधिकार के जैविक संसाधनों की चोरी करना ही क्या कहलाता है, यह कहलाता है वायो पायरेसी। अगर हम बात करते हैं वायो पायरेसी की, तो यह जैव संसाधनों का अनाधिकृत उपयोग है, मतलब बिना किसी अधिकार के उपयोग किया जा रहा है जैविक संसाधनों का। तो सिंपल शब्दों में अगर हम कहेंगे तो जैव संसाधन जो भी हैं या जैविक संसाधन जो भी हैं, इसका अनाधिकृत उपयोग ही तो क्या कहलाता है, वायो पायरेसी कहलाता है। इसके अंतर्गत आप देखेंगे कि बिना किसी सूचना के या बिना किसी अधिकार के जो भी जैविक संसाधन होते हैं, जैविक संसाधनों का संग्रह करने, इसके बाद उपयोगी संसाधनों या उनके उत्पादों को व्यापारिक स्तर पर तैयार किया जाता है। तो मतलब ये एक ऐसा अनाधिकृत उपयोग है जिसमें सरकार के बिना किसी अधिकार के बहुत सी कंपनियां या ऐसे संगठन हैं जो कि निरंतर जैविक संसाधनों का यूज कर रही हैं, उनके उत्पादों का यूज कर रही हैं, उनके उत्पादों से एक नए प्रकार के उत्पाद को बनाती हैं, उससे भी ज्यादा मात्रा में लाभ कमाती हैं, वो भी बिना किसी अधिकार के। तो यही सब क्या है, वायो पायरेसी है। ठीक है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां आप देखेंगे कि वायो पायरेसी के कारण क्या करती हैं, अधिक मात्रा में लाभ कमाती हैं। तो सिंपल सी बात है कि कोई भी कंपनियां जो है बिना किसी अधिकार के जब जैविक संसाधनों का यूज करेगी तो ज्यादा मात्रा में लाभ कमाएगी। इससे होता क्या है कि जो स्थानीय समुदाय के लोग होते हैं, जैसे मान लीजिए पर्टिकुलर किसी क्षेत्र में मान लीजिए कोयला निकला, अब वहां के पर्टिकुलर लोग ही वहां पे कोयला का यूज नहीं कर पा रहे हैं, उनको किसानों को, वहां पास के किसानों को, वहां पास के मजदूरों को उनका लाभ नहीं मिल पा रहा है, जबकि ये कंपनियां जो है ज्यादा मात्रा में इसका लाभ कमा रही हैं। ठीक है, तो बिना किसी अधिकार के अगर कोई भी कंपनियां या अंतरराष्ट्रीय संगठन जो है जैविक संसाधनों का यूज करेंगे तो इससे स्थानीय समुदायों को ज्यादा मात्रा में लॉस होगा और छोटे छोटे किसान मजदूर जो भी हैं वो इस लाभ से वंचित रह जाएंगे। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि अगर वायो पायरेसी को भैया नियंत्रित नहीं किया गया तो ज्यादा मात्रा में क्या हो सकता है भैया, ज्यादा मात्रा में जैविक संसाधनों का अनाधिकृत उपयोग होगा और इसका सही मात्रा में यूज भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो हमको यह समझ में आ गया भैया कि जो हमारा वायो पायरेसी होता है
ये जैविक संसाधनों का अनाधिकृत उपयोग होता है बिना किसी अधिकार के। कोई भी संगठन या कंपनियां, ठीक है, ज्यादा मात्रा में लाभ कमाती हैं, ज्यादा मात्रा में उत्पादन सामग्रियों को बेचती है, तो बिना किसी अधिकार के जैविक संसाधनों का यूज करना ही क्या है, बायोपायरेसी है। ठीक है, तो इतना आपको लिख देना है। अगर बायोपायरेसी आपके एग्जाम में आता है तो मात्र आपको इतना लिखना है। बायोपायरेसी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है इसी बार भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाए। ठीक है, चलिए इसके बाद हमारा आखिरी क्वेश्चन है आज का, वो है हमारा वायो पेटेंट। वायो पेटेंट क्या है? वायो पेटेंट जो है एक प्रकार का अधिकार प्रदान करता है। ठीक है, यह अधिकार प्रदान करता है ताकि कोई भी कंपनी या अंतरराष्ट्रीय संगठन जो है एक निश्चित समय तक और एक निश्चित मात्रा में ही जैविक संसाधनों का दोहन कर सकती है। जैसे बायोपायरेसी थी, तो बायोपायरेसी में बिना किसी अधिकार के जैविक संसाधनों का दोहन किया जा रहा था, तो बायोपायरेसी को यानी कि जैव चोरी को रोकने के लिए ही वायो पेटेंट जो है शुरू किया गया। और वायो पेटेंट जो है एक प्रकार का, पेटेंट का मतलब ही होता है एक प्रकार का अधिकार प्रदान करता है। ठीक है, एक प्रकार से कंपनी या संगठनों को अधिकार प्रदान करता है जिसके अंतर्गत वो कंपनी या संगठन क्या कर सकते हैं, वो कंपनी या संगठन एक निश्चित समय तक और एक निश्चित मात्रा में ही जैविक संसाधनों का दोहन कर सकती हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि आपको लाइसेंस बना करके दे दिया गया है, इसका मतलब जो है आप अब गाड़ी चलाने के योग्य हो गए हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए निर्वाचन आयोग क्या करता है, आपको एक परिचय पत्र दे देता है, आइडेंटिटी कार्ड दे देता है, ठीक है, आईडी कार्ड दे देता है, जिससे ये पता चलता है कि आप जो है वयस्क हो चुके हैं, 18 साल के आप कंप्लीट हो चुके हैं और आप जो है मतदान करने के काबिल जो है हो चुके हैं। ठीक है, वो एक प्रकार का अधिकार देता है, निर्वाचन आयोग आपको क्या देता है, एक प्रकार का अधिकार देता है। उसी प्रकार से वायो पेटेंट क्या करता है, एक प्रकार से कंपनियों को, अंतरराष्ट्रीय संगठनों को यह अधिकार देता है, और जिस अधिकार के तहत ही कोई भी कंपनी या अंतरराष्ट्रीय संगठन जो है जैविक संसाधनों की चोरी कर सकते हैं। चोरी नहीं करेंगे क्योंकि भैया अधिकार प्राप्त हो गया है इनको, तो जब अधिकार प्राप्त हो जाएगा तो अधिकार ऐसा दिया जाएगा कि एक निश्चित समय के लिए दिया जाएगा और एक निश्चित मात्रा में यूज करने के लिए दिया जाएगा। तो कोई भी वायो पेटेंट जो है इसीलिए कराता है ताकि वो अधिकार प्राप्त करने के बाद ही उस चीज का यूज कर सके, उपयोग कर सके। तो वायो पेटेंट जो है बायोपायरेसी को रोकने के लिए ही शुरू किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि यह जो है एक अधिकार प्रदान करता है जिसके द्वारा ही कंपनी या अंतरराष्ट्रीय संगठन जो है एक निश्चित समय अवधि तक तथा निश्चित मात्रा में ही जैविक संसाधनों का यूज कर सकती हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि आप देखेंगे कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो थी बायोपायरेसी के द्वारा जैविक संसाधनों का ज्यादा मात्रा में दुरुपयोग कर रही थी, जिसके कारण जो खोजकर्ता थे उनको अनुसंधान कार्य का लाभ नहीं मिल पाता था। और इसको रोकने के लिए ही, यानी बायोपायरेसी को रोकने के लिए ही वायो पेटेंट जो है लागू किया गया है। इसके अंतर्गत अन्वेषण का एक विशिष्ट समय अवधि तक लाभ दिलाने तथा जैव संसाधनों का उत्पादन करने में, इनका दोहन करने और इनका उपयोग करने के लिए एक अधिकार प्रदान किया जाता है। मतलब बायो पेटेंट एक प्रकार का अधिकार प्रदान करता है इन कंपनियों को, जिसके तहत ही वो कंपनियां क्या कर सकती है, लाभ कमा सकती हैं जैविक संसाधनों से, जैविक संसाधनों का क्या कर सकते हैं, उत्पादन कर सकती हैं और उनका दोहन कर सकती हैं। ठीक है, और उनका ज्यादा मात्रा में उपयोग कर सकती हैं। ठीक है, तो ये है वायो पेटेंट जो कि एक प्रकार का अधिकार प्रदान करता है, जिस अधिकार के तहत ही कोई भी कंपनियां या सरकारी संगठन या बहुराष्ट्रीय संगठन जो है ये निरंतर यूज कर सकते हैं किसी भी जैविक संसाधनों का। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि वायो पेटेंट और बायोपायरेसी क्या है। तो बायोपायरेसी है भैया क्या, जैविक संसाधनों का अनाधिकृत उपयोग, बिना किसी अधिकार के चोरी करना जैविक संसाधनों की, और जैविक संसाधनों की चोरी को रोकने के लिए, यानी कि जैविक संसाधनों के अनाधिकृत उपयोग को रोकने के लिए ही वायो पेटेंट जो है शुरू किया गया है। वायो पेटेंट जो है एक प्रकार का अधिकार प्रदान करता है, जिस अधिकार के तहत ही कोई भी कंपनियां या संगठन जो है जैविक संसाधनों का, जैविक संपत्ति का यूज कर सकती है, उनका दोहन कर सकती है, उनका उपयोग कर सकती है। तो दोनों चीज उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गए होंगे। तो इस चैप्टर में हमने आपको जितने भी सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं, चाहे वो आपका स्टेम सेल हो, चाहे आपका बायो पेटेंट बायोपायरेसी हो, चाहे आपका जीन थेरेपी हो, चाहे वो ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया हो, क्राई प्रोटीन हो, ट्रांसजेनिक फसलों के लाभ हानि हो, जितने भी सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर के वो आपको तैयार कर लेना है। और डेफिनेट रूप से अगर आपने इतने इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन इस चैप्टर से तैयार कर लिए तो बोर्ड एग्जाम में आपके इस चैप्टर से डेफिनेट रूप से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग लाइक कमेंट जरूर किया करिए। ठीक है, साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा मात्रा में आप लोग कमेंट किया करिए और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में आप लोग अपने दोस्तों के बीच भी वीडियो को शेयर करिए। और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लिया करिए। साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। तो इसके पहले भी हमने चैप्टर 9 तक के सारे चैप्टर के 1 शॉट प्रोवाइड करा दिए हैं। अभी तक आप नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, वहां पे आपको सारे चैप्टर के 1 शॉट वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, और जहां पर भी आपको डाउट हो सकता है आपके मन में कोई ऐसा डाउट हो कि इस क्वेश्चन को हमने कवर नहीं कराया, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के बता सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।